Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 19 जुलाई 2025 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां पर ऑलरेडी 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर वहां से इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बोलीविया को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। आप देख पाओगे पेज नंबर 1 पर ही सीधे सीधे 2 आर्टिकल हैं, दोनों के दोनों काम के हैं। इसके नीचे देखोगे तो एक आर्टिकल और है, ये भी बहुत काम का है। और ऐसे दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल भी है और भी यहाँ पर 6-7 टॉपिक हैं जिनको बहुत डिटेल से कवर करना ज़रूरी है ना। जो भी बेसिकली सेलेक्टेड पोर्शन है हमारे एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ विद आर स्पेशल नोट, जहाँ पे हर एक आर्टिकल से हम लोग इंपॉर्टेंट डेटा को भी इकट्ठा करते हैं, नोट्स भी क्रिएट करते हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो आराम से पूरे लेक्चर को देखिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा और बिल्कुल कोशिश करना कि वीडियो के अंत तक आप लोग चाहो तो 1 पेज या 2 पेज के अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। बताता चलूंगा बीच बीच में प्रीलिम्स के लिए ये नोट कर लो, ये फैक्ट नोट कर लो, वो भी आपको जानकारी मिलती चलेगी। छोटी छोटी समरीज भी आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। मॉर्निंग का लेक्चर भी इस पर्टिकुलर चैनल पर अपलोड होता है जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस का सेशन है। तो 2 वीडियोज़ आपके करंट अफेयर्स के अपलोड हो रहे हैं, दोनों को लेकर चल रहे हैं। आप समझ के चलिए आपके सभी करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं। एक भी ऐसा इशू छूट नहीं रहा है जो इधर उधर दूसरे सोर्सेज पे कवर होगा, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ आपकी कवर हो रही है इस चैनल के ऊपर में। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। थंबनेल का टॉपिक हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा सेपरेट होता है, ये होता बहुत काम का है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है नॉन वेज मिल्क, तो नॉन वेज मिल्क एग्जैक्टली होता क्या है, वेज मिल्क से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये आएगा ना सर, चाहे नॉन वेज मिल्क हो चाहे वेज मिल्क हो, अरे मिल्क तो मिल्क है, लेकिन ये नॉन वेज मिल्क अलग क्यों है। और स्पेशली आज भारत और अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर इससे लिंक क्यों किया जा रहा है। देखो मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अभी अप्रैल के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ अनाउंस करे दुनिया भर के देशों के ऊपर में, उसमें इंडिया भी कवर हुआ, इंडिया के ऊपर में भी टैक्सेस लगते। बट वो टैरिफ जो अनाउंस कर दिए गए थे उसको बाद में इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। वो तारीख अभी जुलाई के महीने में ख़त्म हो रही थी, वो डेडलाइन भी निकल गई, इन्होंने फिर से पोस्टपोन कर दिया। अब ट्रंप यहाँ पर ये कहते हैं कि अमेरिका दुनिया भर के ऊपर में टैक्स लगाएगा, जो जो देश अमेरिका से व्यापार करते हैं स्पेशली उन देशों के ऊपर। तो ये जो टैक्सेस इंपोज होंगे या टैरिफ इंपोज होंगे, ये डेडलाइन दोबारा से आगे बढ़ा दी गई है अगस्त के महीने तक। तो इसी दौरान इंडिया कोशिश कर रहा है कि यूएसए के साथ में एक सेपरेट डील को साइन कर लिया जाए। सेपरेट डील अगर हम लोग साइन कर लेते हैं तो अलग से एक डील कर लेंगे जहां पे हमारा मेन पर्पस होगा कि यूएसए हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्सेस को इम्पोज ना करे, क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स अपने ऊपर लगेगा उतना ज़्यादा नुकसान अपनों को होगा। रीज़न यह है क्योंकि दोस्तों जब व्यापार की बात करते हैं तो इंडिया चाइना के व्यापार में भारत सबसे ज़्यादा घाटे को आज के समय पर सहता है, लेकिन यूएसए के साथ में ये उल्टा है। यूएसए के साथ में इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहता है, यानी व्यापार में भारत को ढेर सारा फायदा होता है। तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं यूएसए को, इंपोर्ट कम करते हैं। अब यूएसए अगर भारत से जो सामान जा रहा है उस पर टैक्स लगा देगा तो वो सामान महंगा हो जाएगा, वहाँ मार्केट में बिकेगा नहीं, तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एक मैसिव हिट लगेगा या नहीं, बिल्कुल लगेगा। तो हमारा अल्टीमेट मेन पर्पस है कि यूएसए के साथ में हम लोग क्या कर सकें, एक ट्रेड डील कर सकें जिससे इस मामले को रिजॉल्व किया जाए, यूएसए हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्सेस को इम्पोज ना करें। लेकिन इसी दौरान दोस्तों यहाँ पर यूएसए एक डिमांड करता है भारत से। ये डिमांड जो इंडिया को करेंट समय पर एक्सेप्ट नहीं है। यूएसए चाहता है भारत के अंदर में डेयरी मार्केट को कैप्चर करना। यूएसए कहता है कि भाई हम चाहते हैं आपके देश में बहुत सारा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचें, क्या आप हमारे लिए मार्केट को ओपन करेंगे। इंडिया कहता है नहीं। रीज़न नंबर 1 सिंपल है, भाई दूध की ज़रूरत क्या है। डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में आज हम खुद सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। भाई मिल्क के प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश इंडिया है।
फिर दूसरी साइड अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा डील के तौर पर देख भी लें तो प्रॉब्लम यह है कि यूएसए के अंदर में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो नॉन वेज मिल्क है। और अगर ऐसे यूएसए इंडिया को बार बार प्रेशराइज करता रहेगा मिल्क प्रोडक्शन को लेकर, हम तब भी इसको अलाउ नहीं कर सकते। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि यूएसए के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है वो नॉन वेज मिल्क है, भारत में जो प्रोड्यूस हो रहा है मिल्क वो वेज मिल्क है। अब नॉन वेज और वेज मिल्क के बीच में फ़र्क क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैंने आपको पूरा ये जो भी इसका हिस्टोरिकल डेटा है वो मैंने आपको समझा दिया है ताकि आप आर्टिकल को पुराने जितनी भी समस्याएं हैं उनके साथ में लिंक कर सकें। अब देखो ये हमारे पास में पूरा मैंने एक फोटो लगा दिया स्क्रीनशॉट कैप्चर करके जिसमें मल्टीपल न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी दोस्तों यहाँ पर ये पब्लिश हुआ है नॉन वेज मिल्क के बारे में, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। नाउ सर अब बता दो फाइनली कि नॉन वेज मिल्क होता क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस मिल्क में कुछ मिला हुआ है, ये भी नॉर्मल दूध की तरह है। लेकिन प्रॉब्लम यह है जैसे आज भारत के अंदर में जो काउज हैं बफलोज हैं तो इनको जो हम खिलाते हैं वो क्या खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं या ये घास चरती हैं, तो ये वेज इनकी डाइट होती है। और वेजिटेरियन डाइट के आधार पे जो ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं यानी ये जो गाय या भैंस मिल्क देती हैं दूध देती हैं, ठीक है, वो सब बिल्कुल शुद्ध है। रीज़न क्या है क्योंकि काऊ की डाइट में कुछ भी नॉन वेज नहीं है। लेकिन यूएसए में दोस्तों देखोगे यार नॉन वेज मिल्क का मतलब क्या होता है कि जो काउज हैं काउज को क्या खिलाया जाता है, गाय को यहाँ पर खिलाया जाता है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। गाय को खुद मीट खिलाया जाता है, गाय को बोन मील्स खिलाई जाती हैं, मीट हड्डियाँ, ठीक है, या जो ब्लड मील है वो खिलाया जाता है, एनिमल फैट्स खिलाया जाता है, पिग फिश चिकन हॉर्स इवन दूसरी और काऊ के मीट भी खिलाए जाते हैं। तो काउस को यहाँ पर ये मीट जब ये खिलाएंगे तो इससे जो इस वाली काऊ से जो दूध प्रोड्यूस होगा उसको यहाँ पर नॉन वेज मिल्क की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखते हैं कि ये कल्चरली रिलीजियसली एथिकली हर एक तरीके से अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि भारत के अंदर में दोस्तों वेजिटेरियंस की एक बड़ी कम्युनिटी रहती है, ये भी हमने पता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं नॉन वेज मिल्क की तरह हो गया क्योंकि हम काउस को बफलोज को ये सब तो नहीं खिलाते, मीट तो नहीं खिलाते, बोन मिल नहीं खिलाते, ब्लड मिल एनिमल फैट्स ये सब चीज़ें नहीं देते, लेकिन बाहर ये सब चीज़ें दी जा रही हैं, उससे प्रोड्यूस हुआ हुआ मिल्क नॉन वेज मिल्क यहाँ पर कहलाता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया यूएसए से कहता है कि देखिए इस वजह से हम आपका मिल्क भारत में इंपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा, हम तो खुद भी बड़े प्रोड्यूसर, हम खुद से भी यहाँ पर दोस्तों सेल्फ रिलायंट हैं इस मामले में। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया एक और एस्पेक्ट देता है कि देखो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को इंपोर्ट करते भी हैं तो इससे ढेर सारे लोगों के रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे क्योंकि भारत में 38% इंडियंस करंट समय पर वेजिटेरियन है, ये 2023 का वर्ल्ड एटलस डेटा के हिसाब से बताया जाता है। और जब बात आती है दूध की, मिल्क की, तो हिंदू रिचुअल्स में दोस्तों दूध जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, पूजा में इस्तेमाल करते हैं, अभिषेक में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम लोग चढ़ाते हैं, रिलीजियस ऑफरिंग्स करी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हिंदू रिचुअल्स का। तो मिल्क को यहाँ पर कंज्यूम करना, स्पेशली उस वाली गाय से, उस वाली काऊ से जिसने खुद यहाँ पर मीट खा के ये मिल्क को बनाया है, वो बेसिकली कल्चरली या रिचुअली अनएक्सेप्टेबल है। ये बेसिकली इस आर्टिकल में मेंशन किया गया, जिस वजह से यहाँ पर इस मिल्क को कई बार इम्प्योर तरीके से हम देख रहे हैं कि ये शुद्ध नहीं है, इसलिए इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में लीगल रिक्वायरमेंट है क्या। देखो इंडिया में खुद डेयरी को लेकर एक डिपार्टमेंट है विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये कहता है कि देखो डेयरी आइटम्स हम अगर इंपोर्ट करें भी तो हम ये वाले आइटम इंपोर्ट नहीं करेंगे जो हमने देखा। और अगर आपने इंपोर्ट करना है हमारे देश में, मतलब हमें अगर बेचना भी है, तो आप इस चीज़ को हमें इंश्योर करें, प्रॉमिस करें और एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाएं। सर्टिफिकेशन ये होना चाहिए कि आप अपनी गाय को ये मीट नहीं खिलाएंगे, मीट बोन मील ब्लड ये नहीं खिलाएंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं खिलाते हैं, उससे दूध यहाँ पर अगर प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर ठीक है, एक बार को ट्रेड डील के तौर पे हम एक्सेप्ट कर लें क्योंकि व्यापार में हम लोग भी कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि यूएसए के साथ में ट्रेड सरप्लस में चलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन देना होगा। अब यूएसए यहाँ पर करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता, ट्रेड डील में क्या ये चीज़ आगे कंसिडर की जाएगी या नहीं की जाएगी ये भी नहीं पता, क्योंकि इंडिया यहाँ पर फाइनली अभी के समय पर देखोगे वो कह चुका है दोस्तों ये जो इशू है ना, इस पर कोई बातचीत हो ही नहीं सकती, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता।
तो इस पे जब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता तो हम अपना डेयरी मार्केट आपके लिए ओपन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस में क्लियरली हर एक रिपोर्ट्स जितने भी एविडेंसेस है सब शो करते हैं कि हाँ, एनिमल बेस्ड जो ये मीट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है इन काउस को, मतलब फीड करने में, इन काउ को खिलाने में, ताकि काउस में एक न्यूट्रिशन बूस्ट हो, है ना। पिग, हॉर्स, चिकन वेस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। और कई बार इसलिए उन गाय के अंदर में यूएसए में बड़ी बीमारी भी फैली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस मीट को खिलाना बंद नहीं किया गया। आज भी यहाँ पर मीट को एज अ फूड प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है फॉर द काउज एंड बफलोज। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इंडिया क्यों नहीं बात कर सकता। मैं आपको बता चुका हूँ, भारत के अंदर में लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा लोग निर्भर हैं डेयरी सेक्टर पे। आज हम लोग कोई छोटे मोटे प्रोड्यूसर नहीं हैं। अगर आप देखोगे तो यूएसए का जो ये डेयरी प्रोडक्ट है ये फिर भी बहुत चीप है, सस्ता है। इंडिया यहाँ पर इंश्योर करता है हाई क्वालिटी के मिल्क को प्रोड्यूस करना। तो हम नहीं चाहते कि हम खुद के डेयरी सेक्टर को हिट करें, हम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारें, क्योंकि हमारा डेयरी सेक्टर इतना बड़ा है। अब बाहर से इंपोर्ट करने लगेंगे मिल्क तो इंडिया का खुद का डेयरी सेक्टर अफेक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कितना नुकसान होगा। अगर हम इंपोर्ट करने लगे तो हर साल हमें 1.3 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हो रहा होगा, जो हम नहीं झेल सकते। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा बुरा असर हो रहा होगा रूरल इनकम पर। गांव में आज बहुत सारे लोग, विलेजेस में बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसको शहरों तक या पूरी इंडिया में सप्लाई किया जाता है। तो इंडिया ओवरऑल इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ग्लोबली। 2023-24 का एक सेपरेट डेटा देखेंगे तो 239.3 मिलियन टन्स के आसपास हम लोगों ने 2023-24 में मिल्क को प्रोड्यूस किया। हमारी जो देश की टोटल इकॉनमी है, जिसको में हम देखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो नेशनल ग्रॉस वैल्यू एडेड में 2.5 से लेकर 3% तक योगदान डेयरी सेक्टर का है। तो हम यूएस से इंपोर्ट करके अपने खुद के ऊपर तो नुकसान पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि करंट समय पर ये वो सेक्टर है जहां पर इंडिया सेल्फ रिलायंट है, अपनी ज़रूरतों को, अपने देश की डिमांड्स को पूरा कर पाता है। अब यूएसए तो भाई यहाँ पर यूएसए है, वो देखता है कि भाई इंडिया क्या करे। इंडिया यहाँ पर बिना फालतू में ट्रेड बैरियर लगा रहा है, ऐसा यूएसए का कहना है। यूएसए कहता है कि ये जो रिक्वायरमेंट इंडिया दे रहा है नॉन साइंटिफिक है, डिस्क्रिमिनेटरी है, हमारे लिए ओपन करो ये पूरा डेयरी सेक्टर। तो इंडिया यहाँ पर करंट समय पर डेयरी सेक्टर ओपन करने को तैयार नहीं है। अब फाइनली डिसाइड दोस्तों ये होना चाहिए 1 अगस्त तक, क्योंकि यूएसए चाहता है कि अगर अपने ऊपर टैक्सेस नहीं लगाने तो ट्रंप के हिसाब से चलो और ट्रंप की रणनीति के हिसाब से चलो। करेंट समय पर दुनिया को रूल करना चाह रहे हैं जो ट्रंप की रणनीति चल रही है, ठीक है, कि हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो आपके ऊपर इतना टैक्स, नहीं तो आपके ऊपर इतना टैरिफ, रशिया से तेल मत परचेज करो, नहीं तो आपके ऊपर 500% टैक्स लगेगा। वही कंडीशन पिछले कुछ समय से चल रही है, जब से ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट बनकर आए हैं यूएसए के। तो अभी देखते हैं दोस्तों ट्रेड नेगोशिएशंस में क्या इस मैटर को डील किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए जितना भी अपडेट है वो अपडेट दोस्तों आपको यहाँ पर मिल चुका है। चलिए अगले आर्टिकल यानी आज के दूसरे आर्टिकल पर हम लोग आते हैं। लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, शानदार से पीडीएफ, जिस पीडीएफ में हर एक इन्फॉर्मेशन हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यही पीडीएफ जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिलता है। कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है तो सर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, आपको यहाँ से पढ़ना है कि सर ये न्यूज़ थी, इस न्यूज़ में से आपको प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पढ़ना है वो मैंने अलग से आपके नोट्स क्रिएट करवा दिए। उस तरीके से हर एक आर्टिकल के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज चाहिए तो फोटोज भी आपको यहाँ पर वो सारे के सारे मिल जाते हैं, जिससे आपकी जो समझ है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। तो ये पीडीएफ दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं शानदार तरीके से। तो दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वाला ग्रुप, ये पेड ग्रुप। इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना। उसके बाद जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये अमाउंट आपका हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल, कैसे? क्योंकि जब आप ग्रुप में एंटर कर जाओगे तो आपको करंट नोट्स के पीडीएफ तो मिलना है, ये डेटा तो मिलेगा, डेली बेसिस पे मिल रहा है, ठीक है, एक भी दिन का स्किप नहीं हुआ है और आगे मिलता रहेगा। लेकिन पुराना जितना भी कंटेंट है वो भी आपका सब हाथों हाथ आपके हैंड में आ जाएगा। जितने भी पुराने पीडीएफ्स है वो भी सब आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे मान लो पिछले 6 महीने के करंट कवर करना चाहते हैं, वो सारे के सारे 6 महीने के करंट बिल्कुल डेट वाइज सारे के सारे पढ़ें।
आप स्क्रॉल करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं कि अगला आर्टिकल एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है, ये वाला आर्टिकल देखिएगा, मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इस आर्टिकल को देखकर समझ सकें। अमेरिका ने अभी के लिए देखो एक बढ़िया कदम चला है। जो टीआरएफ नाम का ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से जानते हैं, पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको टेरर लिस्ट में ऐड कर दिया है फॉर द पहलगाम स्ट्राइक। अब एक्चुअली में क्या हुआ आपको पता है, 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक हुआ और पाकिस्तान ने यहाँ पर ये स्पॉन्सर टेररिज्म के थ्रू ये अटैक करवाया। और ये जब ये अटैक हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसने ली, ये सामने आता है द रेजिस्टेंट फ्रंट, टीआरएफ। टीआरएफ कहता है कि हाँ हमने ये अटैक किया है। टीआरएफ क्या है, एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हैं। तो इंडिया ने जो इतने दिनों से कैंपेन चलाया है, आप भी पढ़ते होंगे, इंडिया जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं, चाहे वो ब्रिक्स का समिट हो, चाहे वो यहाँ पर एससीओ का समिट हो, हर जगह पर इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ में कोई एक्शन हो। ये जो टेररिज्म जैसी चीज़ें हैं, इसके प्रति हमारे दुनिया में कहीं पर किसी प्रकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फाइनली यहाँ पर यूएसए ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो इंडिया जो लंबे समय से कैंपेन चला रहा है, वो कहीं ना कहीं एक और तौर पे सक्सेसफुल हमको नजर आया। सक्सेसफुल क्यों नजर आया, तो दोस्तों ये देखो, अमेरिका ने क्या किया कि ये जो 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक किया था टीआरएफ ने, क्योंकि टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये कहते हैं कि हमने अटैक किया है, तो लो अब अटैक किया है तो टीआरएफ को ग्लोबल टेरर लिस्ट के अंदर में ऐड कर दिया गया है। तो ये जो टेरर लिस्ट में ऐड किया गया है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा इनकी फंडिंग वगैरह या इनके ऊपर में कड़ी निगरानी बना के रखी जा सकेगी। तो हालांकि इंडिया ने जवाब इन लोगों को दिया था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, लेकिन भारत सरकार ने लगातार अपनी टेक्निकल टीम को भेजा, न्यूयॉर्क में भी भेजा, क्योंकि टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, डोजियर मतलब क्या होता है, जो हमारी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे फाइल हम लोगों ने सबमिट करे अलग अलग देशों में। न्यूयॉर्क में भी हर एक प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया। ये सारे के सारे जब डेटा देखा यूएसए ने, तो उसके हिसाब से टीआरएफ को अभी के समय पर ग्लोबल टेरर लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। दुनिया भर की जो आतंकवादी संगठनों की लिस्ट है, उसमें इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये जो यहाँ पर हम बात करते हैं टीआरएफ की, द रेजिस्टेंट फ्रंट की, तो ये लश्कर ए तायबा का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप है, यानी कि लश्कर ए तायबा का ही एक छोटा सा ग्रुप इससे एसोसिएटेड है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टीआरएफ को बनाया गया था साल 2019 में मोहम्मद अब्बास शेख के थ्रू। टीआरएफ आज के समय पर पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है, जो मैंने आप लोगों को बताया, जिसने जिम्मेदारी ली थी पहलगाम अटैक की। अब हम लोगों ने ये सारे एविडेंस, सारे सबूत सब भेजे, और इस एविडेंस को अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक कमेटी में भी प्रेजेंट किया गया है। वो कमेटी कौन सी है, 1267 सैंक्शन कमेटी। इस कमेटी के बारे में याद रखिए, ये कमेटी आपके प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कमेटी किस चीज़ के बारे में बात करती है, तो ये बात करती है टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में, टेररिज्म को रोकने के बारे में। तो जितने भी सबूत थे, जितनी भी फाइल्स थी, हमने इस कमेटी को सौंप दी। इस कमेटी ने डिसाइड किया, डिसीजन लेने के बाद में ग्लोबल लिस्टिंग ऑफ टेररिस्ट ग्रुप के अंदर में इसको ऐड कर दिया है। दुनिया भर की आतंकवादियों की जो लिस्ट है, उसमें टीआरएफ ऐड हो चुका है। अब टीआरएफ के खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। इंडिया ऑलरेडी टीआरएफ के खिलाफ काम कर चुका था। हमने जनवरी 2023 में ही टीआरएफ को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में कवर कर दिया था, यूएपीए। ठीक है, यूएपीए भारत का एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसके तहत इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम हर एक प्रकार की एक्टिविटीज़ को रोकते हैं। 1967 में ये पर्टिकुलर लॉ लेकर आया गया था। साल 2019 में इसमें बहुत सारे बदलाव करे गए। एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना हो या एक ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी घोषित करना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास में पावर आती है इसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत, जिसका इस्तेमाल करके जनवरी 2023 में भारत ने ऑलरेडी टीआरएफ ग्रुप को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। फाइनली इंटरनेशनल लेवल पर हमें इसको इस लिस्ट में डलवाना था, तो उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो ये न्यूज़ आर्टिकल तो आपने कंप्लीट समझा कि हाँ, खबरों में क्या चीज़ चल रही है। लेकिन एग्जाम में दोस्तों यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सीधा कमेटी के बारे में भी कई बार सवाल बन जाते हैं। तो आपको ये कमेटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 कमेटी को सौंपा गया था। तो ये कमेटी दोस्तों बनाई गई थी 1999 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से। बाद में इस कमेटी के अंदर में बहुत सारे अपडेट करे गए। 2011 में पहला अपडेट हुआ, 2015 में दूसरा अपडेट हुआ, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे यहाँ पर समय के हिसाब से अपडेशन होते रहे, वैसे वैसे इस कमेटी को स्ट्रॉन्ग करते चले गए।
ठीक है। जो 2001 में सबसे बड़ा अटैक हुआ था 11 सितंबर में यूएसए में, उसके बाद दोस्तों इस पर्टिकुलर कमेटी को और ज़्यादा मजबूत किया गया, लेकिन समय के हिसाब से इसका नाम भी बदल दिया गया। तो आपको याद रखना है, वैसे तो हम इसको 1267 सैंक्शन कमेटी कहते हैं, लेकिन करंट समय पर ऑफिशियल इसका एक और नाम है। इसको बोला जाता है दाइश ISIS एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी। ठीक है, तो ISIS या अल कायदा सैंक्शंस कमेटी भी इसको बोला जाता है। तो इस कमेटी में कितने कॉम्पोजिशन है या कितने मेंबर्स हैं? जब बात करते हैं मेंबर्स की, तो हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स इसमें आते हैं, यानी वही सारे मेंबर्स। 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर। तो ये 15 के 15 मेंबर्स का कॉम्पोजिशन इस कमेटी में देखने को मिलता है। इस कमेटी का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तौर पे काम करना, लेकिन हमारा मेन फोकस है टेररिज्म जैसी चीज़ों को रोकना। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ काम करना, ये मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर कमेटी का। इसलिए यहाँ पर ये UNSC 1267 करके लिस्ट को मेंटेन करते हैं। ये एक ग्लोबल ब्लैक लिस्ट होती है। किसी भी, मान लो कोई एक सिंगल आतंकवादी है या कोई ग्रुप है, तो उन सबको इस वाली ग्लोबल लिस्ट में ऐड किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो टेररिस्ट ग्रुप से एसोसिएटेड है, वो सब इस लिस्ट में ऐड होते हैं। इस लिस्ट में बहुत सारे आज अलग अलग लोग मेंशन्ड हैं, अलग अलग लोगों के नाम हैं जो अलग अलग देशों से कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग इस लिस्ट में पाकिस्तान से हैं। ठीक है, पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि आतंकवादी जो टेरर एक्टिविटीज़ है जब वो प्रमोट करते हैं तो उनका नाम इस लिस्ट में आया हुआ है। तो पाकिस्तानी नेशनल्स, पाकिस्तानी रेसिडेंट्स के सबसे ज़्यादा नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट में देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये नाम डालने से होगा क्या? क्या कोई असर हो सकेगा? सबसे पहली चीज़, जब भी इस सैंक्शन लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है तो उसके ऊपर में ट्रैवल बैन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आतंकवादी ग्रुप में आ चुका है, वो व्यक्ति कहीं से कहीं तक मूव नहीं कर पाएगा, ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगा। उसके जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होंगे वो सारे के सारे जब्त कर लिए जाएंगे, फ्रीज कर दिए जाएंगे। उस आतंकवादी के सारे जो नेटवर्क्स हैं वो तोड़ने के ऊपर में फोकस किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा जिस भी देश में ये इंडिविजुअल, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की हथियार की सप्लाई ना हो, ताकि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है इसको और मजबूती कहीं से भी किसी प्रकार से ना मिले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर लिस्ट में इसको ऐड करते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ। यूनाइटेड नेशन की सबसे ज़्यादा एक्टिव बॉडी है जो स्पेशली आतंकवाद के खिलाफ बात करती है, टेररिज्म को रोकने का काम करती है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली जो ये TRF है इसका नाम इसमें ऐड करवा दिया है। दैट्स ऑल। ये भी यहाँ पर आर्टिकल जो है हमारा समाप्त हो गया। अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल भी दोस्तों आज के हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर ही है। जो पेज नंबर 1 हम लोगों ने देखा था, ये आर्टिकल कवर किया, इसी के नीचे देखोगे तो ये वाला आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक आपका GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके अलावा GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मामला क्या है, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में कि USA या यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न कंट्रीज़ या NATO की जब हम बात करते हैं तो NATO के चीफ ने तो ये बोल दिया था कि हम क्या करने वाले हैं, इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे अगर ये कंट्रीज़ रशिया से ऑयल को परचेज करेंगी। तो ये हमको लगातार प्रेशराइज किया गया। कल हमने इसको समझा भी था, डबल स्टैंडर्ड्स करके एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, आई होप आपको याद होगा। तो दोस्तों आज इन्होंने एक कदम और चल दिया है। यूरोपियन यूनियन ने भारत की एक कंपनी के ऊपर में सैंक्शन लगा दिया है, और वो जो कंपनी है वो रिफाइनरी कंपनी है। रिफाइनरी का क्या काम होता है, जो कच्चा तेल, जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है उसको रिफाइन करना, रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और भी फिर दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया भारत की एक रिफाइनरी के ऊपर में। ये रिफाइनरी दोस्तों गुजरात में प्रेजेंट है, और सबसे बड़ी चीज़, इस रिफाइनरी का नाम देखोगे तो वह है नायरा एनर्जी रिफाइनरी। ये नायरा एनर्जी रिफाइनरी जो है ये क्या करती है, रशिया की एक और कह सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है जिसका नाम है रोसनेफ्ट, तो रशिया से ये कच्चा तेल लेकर आती है, और कच्चा तेल दोस्तों ये गुजरात में इस कंपनी में आने के बाद में रिफाइन होता है। रिफाइन होने के बाद में ये पेट्रोल बनता है, और ये पेट्रोल फिर हमारे देश में सप्लाई होता है। तो यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि हमने लगातार इंडिया से, चाइना से, ब्राज़ील से, सबसे ये बोला है कि रशिया से तेल परचेज मत करो, क्योंकि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करोगे तो रशिया के पास पैसा जाएगा, उस पैसे से रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, तो अगर आप नहीं मानोगे तो सैंक्शन लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने गुजरात की एक कंपनी के ऊपर में सैंक्शन, ये फ्रेश सैंक्शन अनाउंस कर दिए हैं कल के दिन। और यहाँ पर टारगेट कौन है, रशिया।
क्योंकि आप सैंक्शन अनाउंस कर दिए हैं तो ये कंपनी बाहर या यूएसए के अंदर में इसकी सारी जो एंट्री वगैरह है वो बंद है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया रशिया से ये तेल परचेज करते थे और उसको रिफाइन करते थे। तो अभी यूएसए ये भी कह रहा है कि अगर अब भी नहीं माने और अब भी रशिया से ये कच्चा तेल परचेज करते चले गए इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, तो हम इनके ऊपर में और भी सैंक्शन लगाएंगे। ये खुद ये कहते हैं, इनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। ठीक है, ये सब मिलकर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एक चीज़ और देखोगे ना, तो ये इंडिया, चाइना, ब्राज़ील ही क्यों? तो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील इसलिए क्योंकि ये एक ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप कौन सा है? वो है ब्रिक्स ग्रुप। ठीक है, अब ब्रिक्स में देखोगे तो ब्राज़ील भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है और रशिया भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन आप देखोगे तो ब्रिक्स में अभी कुछ और मेंबर्स भी ऐड हो चुके हैं बाद में। तो ये जितने भी देश आपको इसमें देखने को मिलेंगे ब्रिक्स, इनका मेन पर्पज़ है वेस्टर्न कंट्रीज़ को टक्कर देना। स्पेशली यूएसए का जो ये डॉलर का दबदबा है, इस डॉलर के दबदबे को कम करना, डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आना, कि हम डॉलर्स में व्यापार ना करेंगे, हम अपने खुद के लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। ब्रिक्स ने पिछले साल, आपको याद होगा, खुद की करेंसी लॉन्च करने की बात कर दी, जिससे जो ट्रंप है वो नाराज़ हुए। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस किया, कि अगर ब्रिक्स ग्रुप डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश करता है तो हम 100% टैक्सेस इंपोज कर देंगे। बार बार ये टैक्सेस की धमकी हमको दी जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये भी टारगेट दे सकते हैं कि ओवरऑल ब्रिक्स को टारगेट किया जा रहा है। क्यों इंडिया, चाइना, ब्राज़ील को ही धमकाया जा रहा है कि आप रशिया से तेल परचेज मत करो, ताकि ये जो ग्रुप है इसमें एक फूड डाली जा सके कि अगर कंट्रीज रशिया से तेल परचेज करना बंद करेंगी, आपस में जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप कमज़ोर होगा, ब्रिक्स कमज़ोर होगा। ये है ओवरऑल पर्पस, अगर आप एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो अभी तक तो ये इंडिया पे सैंक्शन लगे, जो सैंक्शन लगे वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ एक और बड़ी तैयारी हो रही है। बड़ी तैयारी क्या हो रही है? यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है हम नए सैंक्शंस लेकर आ रहे हैं, और इस नए सैंक्शन में पहली बात तो रशिया का जो ऑयल है वो यूरोप में कहीं से भी किसी प्रकार से नहीं पहुंचना चाहिए। ना ही कहीं रशिया का ऑयल मान लो किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है, वहाँ से रिफाइन होकर यूरोप में जा रहा है, तो यूरोप उसको भी परचेज नहीं करेगा। वो कह रहे हैं रशिया का ऑयल किसी भी हालात में यूरोपियन यूनियन में ना जाए। फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि केवल ऑयल पे बैन लगा के करोगे क्या सर? रशिया तो पूरे यूरोप को नेचुरल गैस भी तो बेचता है, और इसी नेचुरल गैस के आधार पे इन यूरोपियन यूनियन के लोगों के देश, इनके घरों में चूल्हा जलता है, गैस जलती है, इसी नेचुरल गैस के आधार पे वो रशिया सप्लाई कर रहा है। क्योंकि रशिया के पास में केवल कच्चा तेल नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार भी है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब चीज़ें हैं। प्रोपेन, ब्यूटेन आप देखोगे इससे एलपीजी बनती है ना? तो ये सब गैस रशिया के पास में प्रेजेंट है। तो यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है अगर ऐसी बात है तो ये जो सैंक्शंस लगेंगे, इन सैंक्शन में हम लोग, पहली बात तो रशिया से जो पेट्रोल आ रहा है वो तो हम लगाने वाले हैं। दूसरा, जो रशिया हमको नेचुरल गैस प्रोवाइड करवा रहा है, वो नेचुरल गैस 2 पाइपलाइन से जाता है पूरे यूरोप में। एक पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और दूसरी है नॉर्ड स्ट्रीम 2। मैं आपको दोनों पाइपलाइन के भी मैपिंग करवाऊंगा, तो याद रखिएगा। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसके माध्यम से रशिया से ये सारा नेचुरल गैस जर्मनी में जाता है और जर्मनी से फिर बाकी सारे देशों में जाता है। तो यूरोपियन यूनियन प्लान कर रहा है कि हम नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 दोनों पाइपलाइन के ऊपर में फुल ट्रांजैक्शन बैन लगाने वाले हैं। इस पाइपलाइन से भी हम गैस को परचेज नहीं करेंगे। ये पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जो टोटल यूरोपियन यूनियन बैन लगेगा रशियन गैस के ऊपर में, ये 2028 तक लग जाएगा। ऐसा यहाँ पर खुद रशिया के यूरोपियन यूनियन के यहाँ पर एक मिनिस्टर हैं, उनका कहना है। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ सकती हैं, खुद यूरोपियन यूनियन के लिए भी और दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया के लिए भी, इंडिया कह रहा हूँ, रशिया के लिए भी। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो क्रोध है वो दिखाया जा रहा है, स्पेशली रशिया के अगेंस्ट में। रशिया से कोई तेल परचेज कर रहा है कोई दूसरा कंट्री, उस पर भी सैंक्शंस, रशिया पे भी सैंक्शंस, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो करंट समय पर चल रही हैं। ओवरऑल जो प्रेशर है वो ओवरऑल प्रेशर अगर आप देखोगे कुल मिला के तो ब्रिक्स पर बनाने की कोशिश हो रही है। समझ गए? तो ये न्यूज़ आर्टिकल आपको क्लियर हुआ, लेकिन एग्जामिनेशन में इस पूरे आर्टिकल से कुछ नहीं मिलेगा जो पूछा जाए। ये तो आप समझा पाओगे, ये तो ओवरऑल नॉलेज है जो रोज चर्चाओं में। लेकिन एग्जाम में अगर कोई चीज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है तो वो है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। ये क्या है आखिरकार? तो मैंने अलग से मेंशन कर दिया है, हमारे बाल्टिक सी में ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन प्रेजेंट है। सर बाल्टिक सी कहाँ पर है? आइए मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ बाल्टिक सी। चलिए हम सब चलते हैं, घूम कर आते हैं बाल्टिक सी। ये है दोस्तों अपना इंडिया, और ये है यहाँ पर यूरोप। ऊपर देखोगे ये रहा यूरोप, ये रहा रशिया। भाई यहाँ पे ऊपर आओगे दोस्तों तो ये रहा बाल्टिक सी।
ये रहा बाल्टिक सी, ठीक है, ये रहा जर्मनी। तो इसी बाल्टिक सी में दोस्तों ऊपर से देखोगे तो रशिया का ऊपर भी ये हिस्सा है भाई, ये देखोगे सेंट पीटर्सबर्ग, ये रशिया का तो ही है ना। तो यहाँ से ऐसी पाइपलाइन गई है, रशिया जो अपनी गैस की सप्लाई करता है इस पूरे यूरोप के अंदर में, तो वो पाइपलाइन से करता है। एक पाइपलाइन इस तरीके से जा रही है, ये भी जर्मनी में जाती है, और दूसरी पाइपलाइन भी इस तरीके से जाती है, ये भी बाल्टिक सी से होकर जर्मनी में जाती है। तो ये पाइपलाइंस दोनों की दोनों जर्मनी में जाती हैं, जर्मनी से आप कह सकते हैं पूरे यूरोप में, क्योंकि जर्मनी में आया तो ये नेचुरल गैस पूरे यूरोप में पहुंचा दी जाती है। समझ गए? ये आपको दोस्तों क्लियर हो चुका होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब मैं आपको यहीं पर एक फ़ोटो शेयर कर देता हूँ, प्लीज़ इसको देखिएगा। अब इसमें पाइपलाइन कहाँ पर है एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा, जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, जो वन जिसको हम बोलते हैं, ये ग्रीन कलर से आपको नजर आएगी, जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ करने वाला हूँ। रशिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है वाइबॉर्ग। इस वाइबॉर्ग से ये पाइपलाइन इस तरीके से निकलता है, निकलने के बाद में जर्मनी के अंदर में ग्रिफ्सवाल्ड नाम की जगह पे जुड़ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर जो डॉट डॉट वाला है दोस्तों, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। ये दूसरी पाइपलाइन है जो रशिया के ओस्लोगन नाम की जगह से निकलती है, ये भी जर्मनी में आकर जुड़ती है। ठीक है, इसके माध्यम से नेचुरल गैस की सप्लाई की जाती है पूरे यूरोप में। यूरोप के राय 2028 तक हम इसके ऊपर भी बैन लगा देंगे, इसके ऊपर में रोक लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बन जाए नॉर्ड स्ट्रीम का मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना यूरोप में एफिशिएंटली और पूरा विश्वास वाले तरीके से हम सेंड करते थे, यानी रशिया बेचता था। अब देखोगे नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 की जब बात आती है तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 को कंप्लीट किया गया था साल 2011 में। टोटल लेंथ वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना दोनों की दोनों पाइपलाइंस बाल्टिक सी में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा यह याद रखना है ये लाइन कहाँ से जाती है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 व्योमबर्ग से जर्मनी के लुम्बिन में कनेक्ट होती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है इसको 2019 में कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से इसको बाद में शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, तो उसका रूट भी यहाँ पर बताया गया है। तो अब ये जो पाइपलाइन आज जाती हैं इसकी कैपेसिटी कितनी, आप कैपेसिटी देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी है। बताया जाता है इन पाइपलाइंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर साल मतलब पर ईयर के हिसाब से लगभग 55 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास जो नेचुरल गैस है वो इस पर्टिकुलर पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। ये हमारा एक मेन पर्पस रखा गया था, इस आधार पे पाइपलाइन को बनाया गया था। अब ये पाइपलाइन यूरोप के लिए भी ज़रूरी है और रशिया के लिए भी ज़रूरी है। यूरोप के इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूरोप को बिल्कुल स्थिर और कॉस्ट इफेक्टिव सस्ते में नेचुरल गैस मिल जाती है, और इसी के ज़रिए यहाँ पर हीटिंग पर्पज़, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पूरे यूरोप में इसी नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। समझ गए? और अगर नॉर्ड स्ट्रीम में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इससे सीधा गैस के प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है। और रशिया की बात करेंगे, रशिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है भाई, रशिया आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व को करंट समय पर होल्ड करता है। ठीक है, अगर आप नेचुरल गैस रिजर्व्स की एक पर्टिकुलर लिस्ट देखोगे तो ये globalfirepower.com ने पब्लिश किया है। इसमें ये कहते हैं कि रशिया के पास में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस है, उसके बाद ईरान, कतर। तो रशिया, ईरान, कतर ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, टॉप 3 कंट्रीज़ आप इनको कह सकते हैं जिनके पास में नेचुरल गैस प्रेजेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, भर भर के इनके पास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन है ये रशिया को एक मजबूती देती है, यूरोप की जो निर्भरता है वो रशिया पर बन जाती है इसके मामले से, यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को रशिया पूरा करता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं दोनों ही तरफ से, चाहे वो रशिया हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, दोनों के लिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। समझ गए? तो ये क्लियर हो गया, प्रीलिम्स के लिए आपका फैक्ट भी क्लियर हो गया। आगे आते हैं, फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल, ये भी हमारे पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है, ये आप लोग देख पाओगे। क्या बात हो रही है? बात हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा जी के बारे में। अब यशवंत वर्मा जी के बारे में ये बड़े दिनों बाद न्यूज़ में आए हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। ये केस तो याद होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था भाई, 14 मार्च और 15 मार्च की तारीख याद है, नहीं याद है? इसी साल की बात कर रहा हूँ, 14-15 मार्च को इनके घर में आग लगती है, और आग लगने के बाद में नोटों के बंडल पाए जाते हैं, करोड़ों रुपया था वो। कितना था ये नहीं पता क्योंकि नोट जल गए थे, कुछ राख बची थी और वो नोट थोड़े बहुत जले जले भी दिखाई दे रहे थे। क्वेश्चन ये उठा वो पैसा आया कहाँ से यशवंत वर्मा के पास में, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। अरे एक जज की सैलरी कितनी है? ठीक है, 2 लाख 2.5 लाख। अब इससे ज़्यादा यहाँ पर इतना रुपया जो बेसिकली जल के राख हो गया। जब ये केस सामने मीडिया में आया, ये कहता है मेरा पैसा ही नहीं है। और ये सारा पैसा कहाँ था? इनके घर में ही एक अलग से रूम बनाया गया था बाहर की साइड में, वो सारा का सारा पैसा वहाँ था। आग लगी, आग बुझाई गई तो वो नोटों के बंडल यहाँ पर मिले। अब इनके खिलाफ में दोस्तों ये केस इकट्ठा होता है, और उस समय पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना जी,
उस समय के सीजीआई, क्योंकि वो अब बदल चुके हैं सीजीआई। तो उन्होंने कंफर्म किया था और ये बोला था कि ये जो कैश है ये अनअकाउंटेड कैश है, इतना कैश है कि हम इसको गिन भी नहीं सकते, और दूसरी बात दोस्तों कितना है ये भी नहीं पता, करोड़ों रुपया था वो, हमें उसकी भी कोई जानकारी नहीं। तो उस समय के जो चीफ जस्टिस थे हमारे, जस्टिस संजीव खन्ना जी, इन्होंने ये पूरी एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति को भेजी, मई में ही भेज दिया था। और ये बोला था कि चलो जस्टिस यशवंत वर्मा, इतना हो चुका है, फटाफट रिजाइन करो, रिजाइन कर दो जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये पैसा आया कहाँ से, अगर करप्शन नहीं किया है, क्योंकि आपकी सैलरी तो इतनी है नहीं, तो ये पैसा कहाँ से आया, ये जवाब नहीं दे पाए। अब जवाब होता तो तभी तो दे पाते, अब पैसा आया है तो किसी ना किसी दूसरी एक्टिविटी से आया है। तो सर यहाँ पर ये रिपोर्ट जब दिया गया, इनसे बोला गया रिजाइन कर दो। जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं मैं नहीं करने वाला रिजाइन। देख रहे हो जज की पावर, एक्सट्रीम पावर है, इनको कोई हटा भी नहीं सकता। कहोगे हटा तो सकते हैं, हमने इम्पीचमेंट का प्रोसेस सुना है, हाँ हटाएंगे, तैयारी हो रही है उसकी, लेकिन समय कितना लग रहा है। मार्च का केस है, जुलाई आ चुकी है, 19 जुलाई, अभी मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, मॉनसून सेशन शुरू होगा, मोशन आएगा, पास होगा, उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है, तब जाके जस्टिस यशवंत वर्मा रिमूव होंगे। अगर मोशन पास होता है पार्लियामेंट से तो, अगर वो भी पास नहीं हुआ दोस्तों तो ये ऐसे ही सर्व करते रहेंगे। ये है पावर ऑफ जज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ, इंडिया में आज तक ये मोशन पास करके ना कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ है। इम्पीचमेंट के प्रोसेस से आज तक भारत में कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ। क्या जज को अपने पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। संविधान में प्रोविजन है, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218। आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करता है, आर्टिकल 218 हाई कोर्ट के जज की बात करता है कि दोनों ही कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन रिमूव करने की ताकत केवल और केवल पार्लियामेंट के पास में है। यही बात हमारे लॉ मिनिस्टर भी कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट पे प्रेशराइज बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट को यहाँ पर इसमें वो देखा जा रहा है, ये पूरा मामला जो है पार्लियामेंट के हाथ में है। और पार्लियामेंट इसकी तैयारी कर रही है, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं, मॉनसून सेशन शुरू होगा। क्योंकि जो पिछला सेशन था हमारा, आपको पता है 1 साल में पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। एक होता है हमारा बजट सेशन जो हो गया, ये है मॉनसून सेशन, अब सर्दियाँ आएगी तो विंटर सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो मॉनसून सेशन है ये पूरी तरह से तैयार है, शुरू होने वाला है। जब ये शुरू होगा तो पार्लियामेंट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा और ये मोशन पास करवाया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि इनको हटाया जाए, इनके पद से रिमूव किया जाए। अब क्योंकि समय करीब आ रहा है ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के खिलाफ जस्टिस यशवंत वर्मा पहुंच गए कोर्ट के अंदर। ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये गलत है। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती मेरा रिपोर्ट जो है स्पेशली यहाँ पर मेरे ऊपर ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, और बिना किसी लॉ के तहत ये सारी ताकत, किसी जज को रिमूव करने की ताकत पार्लियामेंट के पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं है, ये कहते हैं। चलो देखते हैं, हाँ पार्लियामेंट आ रहा है, अब सेशन शुरू होगा तो देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि आपको पता होगा बीच में इन हाउस कमेटी बनाई गई थी इनके इस केस को डील करने के लिए, तो इन हाउस कमेटी को भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, सारी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, रिज़ाइन करने से मना कर दिया। अब फाइनली देखा जाएगा कि हम करते क्या हैं। जो ये मोशन ऑफ रिमूवल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट पास होता है, ये पास होगा भी या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। कुछ समय वेट कीजिए, सब पता चल जाएगा। अभी जो रिपोर्ट्स है वो आपको पता चल चुका है, लेकिन हम इस आर्टिकल का करें क्या सर? रुक जाएं, थोड़े समय बाद पढ़ें, थोड़े समय बाद तो न्यूज़ आएगी, पढ़ लेंगे। लेकिन अभी के समय पर इस आर्टिकल के आधार पर आपको ये पता होना चाहिए कि जज को हम रिमूव कैसे करते हैं। भारत के अंदर में जज अपॉइंट कैसे करते हैं वो आपको पता है, कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है वो हम इतनी बार समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन है इम्पीचमेंट प्रोसेस का, कि जज को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। हटाना इतना आसान नहीं है, फिर से ये बात बोल रहा हूँ। अब जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा भारी है जज को उसके पद से हटाना। एक्सट्रीम पावर सर, एक्सट्रीम पावर इनके पास। ये जो वर्ड है ना इम्पीचमेंट, ये कोलोकियल टर्म है, मतलब कॉमन तरीके से इसका यूज़ किया जाता है जजेस को रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लो जज ने कोई गलत हरकत कर दी है, मिसकंडक्ट जैसे इन्होंने किया, ठीक है, या फिर जज के पास में अब वो क्षमता नहीं है काम करने की, सर्व करने की, तो उसके आधार पर उसको रिमूव किया जा सकता है। और ये रिमूव करने का प्रोविज़न हमारे संविधान में है। लेकिन हाँ, ये बात सुनना, लेकिन ये जो वर्ड है ना इम्पीचमेंट, सर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन आपको दे देगा वो यूपीएससी, ये कहेगा कि जो ये वर्ड इम्पीचमेंट है ये संविधान में कहाँ पर है।
तो आप बताते फिरोगे, लेकिन याद रखना ये वर्ड डायरेक्टली कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हाँ, प्रोसेस दिया गया है कि कैसे इस जज को रिमूव करना है, ये हमने अलग से कॉमन वर्ड यूज़ कर दिया इम्पीचमेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड इम्पीचमेंट का डायरेक्टली कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। समझ गए? अब आगे सुनिए। अब सर संविधान में वो कौन-कौन से प्रावधान हैं जिसके माध्यम से हम जज को हटा सकते हैं उसके पद से? तो एक है आर्टिकल 124, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है, ठीक है? और दूसरा यहाँ पर है आर्टिकल 218, ये हमारे हाई कोर्ट के जजेस के लिए है। दोनों में प्रोसेस सेम है, दोनों इन अनुच्छेद का इस्तेमाल करके हम इन जजेस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हटाया जाएगा। रिमूव करने के लिए प्रूव करना होगा या तो उसने मिसकंडक्ट किया है, कुछ गलत किया है, जुडिशियल एथिक्स के अगेंस्ट में कोई कदम उठाया है, या फिर वो इनकैपेबल है काम करने के लिए, मेंटली इल है, फिजिकली आप कह सकते हैं वो अब उसमें क्षमता नहीं है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, प्रूव करना होगा। प्रूव करने के बाद ही इसको रिमूव कर सकते हैं। चलो सर मान लो अब ये मिसकंडक्ट वाला केस तो प्रूव हो चुका है, सामने आ चुका है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा को अगर हमें रिमूव करना होगा तो हम कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चला जाएगा। पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस है ये एक नोटिस से शुरू होगा, नोटिस कह लो या आप मोशन भी कह सकते हैं। एक मोशन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लाया जाएगा, और उस मोशन को हमारे एमपीज के थ्रू साइन करना ज़रूरी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का साइन करना ज़रूरी है। जैसे जब वो मोशन लोकसभा में आएगा तो 100 मेंबर्स, लोकसभा के 100 एमपी उसको साइन करेंगे तभी एक्सेप्टेबल है, या राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा के 50 मेंबर्स कम से कम साइन करेंगे तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अगर हो जाता है, साइन होने के बाद में इस मोशन को रिव्यू किया जाएगा। राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन रिव्यू करेंगे, लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद में आपस में डिस्कशन होगा, कंसल्ट होगा कि सर मोशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। तो या तो वो एडमिट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे साल 2018 में मोशन वगैरह सब पास हो गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के अगेंस्ट में, लेकिन बाद में सब कुछ डिटेल देखने के बाद में बिल्कुल अंतिम समय पर रिजेक्ट कर दिया गया, तो बच गए ये। ठीक है, 2018 का केस है। तो अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में भी ये देखने को मिला है, मोशन जाएगा, साइन होगा, फिर बाद में डिस्कशन होगा कि उसको एक्सेप्ट किया जाए या उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर मान लो एक्सेप्ट कर लिया सर तो क्या होगा? अगर हम मोशन को एडमिट कर लेते हैं तो 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। देखो फिर से कमेटी बैठेगी, सब कुछ देखने के बाद भी कमेटी का फिर से एक सेटअप होगा। उस कमेटी में होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तीसरा होगा यहाँ पर एक व्यक्ति डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, एक एडवांस नॉलेज है उसको लॉ की। अब ये 3 मेंबर की बैठी कमेटी, ये कमेटी फिर से एक इन्वेस्टिगेशन करेगी, सारे सबूत इकट्ठे करेगी, देन उसके बाद में इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, अब ये कमेटी का गठन हो गया, मान लो ये कमेटी का गठन हो गया, इसने रिपोर्ट बना दी है और रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब क्या सर आगे क्या होगा? तो कमेटी मान लो यहाँ पर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है और कमेटी ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और ये पता चल चुका है कि वाकई में ये जो जज है ये गिल्टी है, इस जज ने वाकई में यहाँ पर ये गलत किया है। अगर ये प्रूव हो जाता है, कमेटी ने रिपोर्ट बना दी है, तब इस मैटर को फिर से पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और दोनों पार्लियामेंट में अब होगा डिबेट। देख रहे हो, अब डिबेट शुरू हो चुका है, अब डिबेट होगा जज को रिमूव करने के लिए। दोनों हाउसेस में डिबेट होगा कि रिमूव करें या ना करें। अब जज को रिमूव करने के लिए दोनों हाउसेस में डिबेट होने के बाद में दोनों हाउसेस को ये जो मोशन है ये पास करना जरूरी है। अभी मोशन केवल आया था, साइन हुआ था ताकि इंक्वायरी कमेटी बैठ सके। अब ये इंक्वायरी कमेटी बैठी, सारे सबूत इकट्ठे हो गए, डिबेट हो चुकी है। डिबेट होने के बाद में अब इस मोशन को पास तो करना होगा। अब हो गई दोस्तों पास करने की बारी। पास करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अभी भी पास नहीं हुआ है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब जो हमारा हाउस है, जो हमारा सत्र चलेगा, उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, उस टोटल स्ट्रेंथ की मेजॉरिटी चाहिए होगी। जितनी भी क्षमता है उस हाउस में, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, जितने भी मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, मान लो लोकसभा में जितने मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो उनके 2/3 मेंबर्स की वोटिंग हमको चाहिए, 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। तो इतने लोग यहाँ पर वोट कर देते हैं, तब स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ये मोशन पास होगा। अगर ये मोशन अब इस तरीके से पास हो जाता है, देन पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया है, मतलब ये मोशन सीधा जाएगा अब प्रेसिडेंट के पास में। देन प्रेसिडेंट यहाँ पर साइन करके उस जज को हटा देंगे, उसके पद से रिमूव कर देंगे। ये दोस्तों पूरी प्रक्रिया होती है, समझ गए? जज बन जाओ, रिमूव करने में हालत पसीने छूट जाएंगे सबके कि हाँ इसको हटाया कैसे जाए। ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है।
आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, आप समझ चुके हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1, क्या कुछ किसी जज को रिमूव किया गया है? अगर आप कुछ केस स्टडी देखेंगे, बिल्कुल अपने आंसर्स में केस स्टडी मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ केसेस मेंशन कर सकते हैं। 1993 का एक केस है जस्टिस वी रामास्वामी, दूसरा 2011 का केस है जस्टिस सौमित्र सेन। ये दोनों जजेस हैं। इन दोनों जजेस को लेकर मोशन आया दोस्तों पार्लियामेंट में। लोकसभा में ये वाला पहले वाले केस में लोकसभा में ये मोशन फेल हो गया क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला इस मोशन को, तो ये बच गए जज। जस्टिस सौमित्रा सेन की बात करेंगे, राज्यसभा में मोशन पास हुआ था, लेकिन मोशन पास होते ही लोकसभा में जब वोटिंग होने वाली थी, लोकसभा में वोटिंग होने से पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने तो रिजाइन भी नहीं किया आज के समय पर। तो देखते हैं, अभी मानसून सेशन का वेट करो, पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो आई होप आपको ये जो इम्पीचमेंट का तरीका है वो पता चल चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा, इसके बाहर यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक, चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग दोस्तों इसी आर्टिकल के आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और ये मेंस का प्रश्न लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया। भारत के अंदर में जो जजेस का इम्पीचमेंट होता है उसके पीछे का संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं और क्या प्रोसीजर होता है, ये समझाइए। क्या आपको लगता है कि ये प्रोसेस एडिक्वेट है, पर्याप्त है? इससे क्या हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो जुडिशरी है जवाबदेही बन सकती है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी रहेगी? क्या इस प्रोसेस से ये दोनों काम हो सकते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं बताइए। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर ये आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। आप यहाँ पर ये वीडियो पॉज करो और ये कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या लिखना है। ठीक है, इसके आधार पे अपना प्रश्न लिखना, और प्रश्न लिखने के बाद में आपको सबमिट कहाँ पे करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसी फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग डेली बेसिस पर अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट करते हैं। चलिए सर अगले आर्टिकल पर आते हैं। तो ये आर्टिकल आज के अखबार में पेज नंबर 4 पर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 4 पर प्रेजेंट है, डेली एडिशन का हम यूज़ कर रहे हैं। तो बात हो रही है दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल सफारी है वो बन रहा है, और ये जंगल सफारी बन रहा है दोस्तों हरियाणा के अंदर में, स्पेशली जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। एशिया की सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जा रही है। ये जंगल सफारी गुरुग्राम हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट तक फैली होने वाली है। ठीक है, ये हमको देखने को मिलेगा। तो लोग घूमने के लिए आएंगे, यहाँ पर जो भी एनिमल्स प्रेजेंट होंगे उसको यहाँ पर देख सकते हैं। आपने देखा होगा ना जंगल सफारी बहुत सारे देशों में, यूएई में भी एक जंगल सफारी प्रेजेंट है। लोग घूमने के लिए जाते हैं, जीप में बैठ कर जाते हैं, जानवर वगैरह देखते हैं। तो उस तरीके का जंगल सफारी होने वाला है। ग्रीन टूरिज्म भी बढ़ेगा, इससे बहुत सारे लोग आएंगे घूमने के लिए। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर में 2,500 एकड़ की ज़मीन पर डेवलपमेंट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा फोकस होगा ग्रीन टूरिज्म का, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, हरियाली को प्रमोट किया जाएगा, ये हमारा मेन पर्पस होगा। तो उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि हरियाणा के जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर हैं राव नरबीर सिंह, इन्होंने कल दोस्तों ये बताया है कि पहले फेज पे काम शुरू हो चुका है। 10,000 एकड़, इमेजिन करो 10,000 एकड़ का ये जंगल सफारी बन रहा है इन अरावली की पहाड़ियों में। तो ये पहला फेज़ जो है इसका ये शुरू होगा, और पहले फेज़ में डेवलपमेंट होगा, फिर दूसरे फेज़ में डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे करके ये पूरा सफारी पार्क हम तैयार करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये आर्टिकल ना हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं है। तो सर आपने क्यों पढ़ाया? मैं चाहता हूँ आप 2-4 फैक्ट ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये टॉपिक आपको मेंस या प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकता है। वनडे एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। पूछा कैसे जाएगा? अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट दोस्तों ये नाम दिया गया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। इसका लोकेशन है हरियाणा, अरावली की पहाड़ियों में प्रेजेंट है। अभी हम लोग अरावली पहाड़ियों का मैप भी देखेंगे, सो डोंट वरी। इसको दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बताया जा रहा है, जो 10,000 एकड़ की ज़मीन में फैला होगा। पर्पस इसका क्या है? इको टूरिज्म को प्रमोट करना, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करना, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, हरियाली को प्रमोट किया जाएगा, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये किससे इंस्पायर है? मैंने आपको बताया यूएई में एक ऑलरेडी सफारी पार्क प्रेजेंट है। वो जो सफारी पार्क प्रेजेंट है वहाँ पर उसका नाम है शारजाह सफारी पार्क। तो शारजाह सफारी पार्क से इंस्पायर होके हम भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये जो पार्क बनाया जाएगा दोस्तों, ये स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर जंगल थोड़े से कम घने हैं, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ देखोगे तो वहाँ पर जंगल ज़्यादा घने भी हैं। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये पर्टिकुलर मैप आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जैसे रीजन को कवर करता है। ये पूरा का पूरा जो रेंज है
ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? ये एक प्रकार के फोल्ड माउंटेन्स हैं। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना फोल्ड माउंटेन्स, ये फोल्ड माउंटेन्स है। दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इनको देखा जाता है। जो प्री हिस्टोरिक रीजन है उससे ये बिलोंग करता है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में फैला हुआ है 690 किलोमीटर की रेंज में। तो ये पार्क भी इसी पूरी रेंज में बनाया जा रहा है। इस पार्क में हम अपने जंगलों को बचाने की भी बात करने वाले हैं, पेड़ लगाने की भी बात करने वाले हैं। दूसरा, जो घने जंगल हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जहाँ पर जंगल थोड़े से कम घने हैं वहीं पर हम लोग इन पार्क्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब अरावली के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा, क्योंकि ये पहाड़ियाँ हैं तो लाइन से लंबे लंबे बहुत सारे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे एक साथ, है ना। क्योंकि अरावली रेंज है, जब भी वर्ड यूज़ होता है रेंज, कोई सिंगल पहाड़ थोड़ी है, इसमें बहुत सारे पहाड़ हैं। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली में? तो वह है गुरु शिखर, और दूसरी माउंट अबू आपको राजस्थान में देखने को मिल जाता है। इसकी हाइट है 1722 मीटर्स। तो गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। समझ गए। बाकी इसमें कुछ चिंता का विषय बताया जा रहा है कि भाई सफारी प्रोजेक्ट अगर लगेगा तो यहाँ पे पानी का जो टेबल है, वाटर लेवल है, वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर पानी की कमी है तो इससे और समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है इससे जो नेचुरल हैबिटेट है वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। तीसरा, बताया जा रहा है कि जो हम इको टूरिज्म या पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये वाकई में कह सकते हैं कि सिचुएशन को बैलेंस करेगा नहीं करेगा, इस पे भी यहाँ पर ये क्वेश्चन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, क्योंकि वो जंगल है पहले से ही है, तो क्या हमें इस तरीके का प्रोजेक्ट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये भी यहाँ पर प्रश्न आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो बस खाली इतना याद रखिएगा कि क्या हो रहा है सफारी पार्क में और अरावली की पहाड़ियों में। अरावली की पहाड़ियाँ सबसे बड़ी, इसकी चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है वो याद रखिएगा। कहाँ पर है? राजस्थान में। वो भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि गुरु शिखर को लेकर एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये वाला आर्टिकल कहाँ पर है? ये वाला आर्टिकल ये है दोस्तों, ये आपको मिलेगा आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 10 पर। याद रखिएगा मामला क्या है। 9 लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है और उनको पूरा कह सकते हैं जीवन भर जेल में रहना होगा, कह सकते हैं उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है फॉर द डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। ये केस कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल ने यहाँ पर 9 लोगों को जेल में डाल दिया है और वो भी उम्र कैद सुनाई है उनको। उम्र कैद क्यों सुनाई है? क्योंकि ये 9 लोग मिलकर डिजिटल अरेस्ट स्कैम कर रहे थे भारत में, और इसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रताड़ित किया, बहुत सारे लोगों को परेशान किया। एक व्यक्ति वो हैं जो 70 साल के व्यक्ति हैं। 70 साल के व्यक्ति पे झूठा केस डाल दिया। एक विक्टिम है और उस केस की वजह से वो विक्टिम को 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम के माध्यम से इन 9 लोगों ने उस 70 साल के व्यक्ति से उसका पैसा अलग अलग अकाउंट में यहाँ पर डलवाया। ठीक है, और ये सब कैसे किया? डिजिटल अरेस्ट स्कैम के तहत। और ये जो व्यक्ति था ना दोस्तों, इसने अपने आप को इंस्पेक्टर की तरह दिखाया, नकली इंस्पेक्टर यहाँ पर ये बना, और इसको अपना ये बोला कि मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन मुंबई से बिलोंग करता हूँ, और ये सब नकली था। लेकिन वो व्यक्ति, वो बुजुर्ग आदमी इस केस में फंस गया क्योंकि उनको इसकी नॉलेज नहीं थी, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी कि ये गलत हो भी सकता है, ये सब फ्रॉड है। जब मैंने कुछ किया नहीं है तो फिर ये नकली डॉक्यूमेंट्स बना के मुझको कैसे फंसाया जा रहा है। तो ये डिजिटल अरेस्ट दोस्तों आजकल बहुत चर्चाओं में है, ये बड़ा स्कैम है। ये आर्टिकल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन दोस्तों ये लाइफ में जानना ज़रूरी है, अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है। आप इसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं, बाकी सभी लोगों को इसके बारे में बताएं, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी बताएं कि ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसमें अटेंशन दीजिएगा। ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या? डिजिटल अरेस्ट आज के समय पर एक नया प्रकार का साइबर स्कैम है। अभी तक कैसे स्कैम हो रहे थे हमारे साथ? स्कैम ये हो रहा था कि आपके पास में लिंक आया है, सर आपके पास में ओटीपी आया होगा, आपकी लॉटरी लगी है, ये लगी है, वो लगी है, इसके माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट्स खाली करवाए जा रहे थे या खाली हो रहे थे, है ना। ये साइबर स्कैम हो रहा था। लेकिन अभी फ्रॉडस्टर जो है एक कदम और ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपने आप को नकली ऑफिसर बनाकर दिखाते हैं। एक नकली सा स्टूडियो उन्होंने बना रखा है, बोलता है मैं सीबीआई डिपार्टमेंट से हूँ, मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से हूँ, मैं इस राज्य की पुलिस से हूँ, है ना। और अपने आप को नकली पुलिस ऑफिसर, अपने सारे नकली डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी नकली आईडी, सब कुछ नकली बनवा रखा है, ताकि केवल और केवल लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर से लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके और उनको दिखाया जा सके कि आपके ऊपर एक केस दर्ज है, ये क्या है आपने, वो क्या है आपने, झूठा केस, सब कुछ आपके घर पे। इवन एफआईआर, नकली एफआईआर की कॉपीज वगैरह सब कुछ भेज सकते हैं। ये इतने खतरनाक है। तो ब्लैकमेल किया जाता है लोगों को ताकि लोगों से पैसा ऐंठा जा सके। एक इंसान है
जो मान लो मासूम है, इनोसेंट है, उसे डर हो जाएगा कि भाई यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो जाएगी सोसाइटी में। वो कहते हैं कि हम कल आ जाएंगे आपके घर पे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एड्रेस आपका ये है, ये कॉपी आई है, इतना पैसे दे दोगे तो बच जाओगे। तो इंसान डर के मारे, जो इनोसेंट है वो पैसा दे देता है। ये पैसे ऐंठने का तरीका है। ये सब डिजिटल अरेस्ट स्कैम के तहत। अब दोस्तों क्वेश्चन यह है कि ये स्कैम वर्क कैसे कर रहा है। देखो, भारत सरकार ने खुद यहाँ पर ये नोटिस जारी किया है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो पैनिक मत क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा ठंडा रहिए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। ऐसे फ़ोन आएंगे, परेशान मत होना। आपकी डिटेल्स को यहाँ पर वो शेयर करने की कोशिश करेगा। आप देखो, पहली बात हमारी भी गलती होती है, हमें अपने जो पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, अपने पासवर्ड्स हैं, ईमेल हैं, सेंसिटिव डिटेल्स मत शेयर करो किसी के साथ में। आज हम देखते हैं लोग अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। ठीक है, वो सब क्या है, वो स्कैमर के लिए भाई कह सकते हैं कि एक गोल्ड की तरह काम करेगा। वो उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करता है, उन्हीं सब डेटा का यूज़ करता है आप तक कॉन्टैक्ट पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसा किसी के साथ में केस हुआ है तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे इसको रिपोर्ट करो, एक कंप्लेंट ऑनलाइन करो। भाई आपको सारी सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी है, एक वेबसाइट दे रखी है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये वेबसाइट है, या एक नंबर दिया गया है। कुछ नहीं कर सकते तो 1930 पर कॉल करो, इसके बारे में इन्फॉर्म करो, ताकि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोका जा सके। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सर आखिरकार लोग फंस कैसे जाते हैं इस मामले में, ये स्कैम वर्क कैसे कर रहा है। देखो, फंसने की बात यहाँ पर यह है कि जो लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं है, जो स्पेशली इनोसेंट हैं, वो ज़्यादातर इस केसेस में फंस जाते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो विक्टिम है, इन विक्टिम को एक कॉल आती है, ईमेल आती है या वीडियो कॉल आता है, और जो स्कैमर है वो अपने आप को एक नकली पुलिस ऑफिसर, सीबीआई या नकली ईडी ऑफिशियल दिखा सकता है, और वीडियो कॉल पे ही उस व्यक्ति को बना के रखा जा सकता है। उसको वीडियो कॉल पे ही रोक दिया जाता है, एक कमरे में बंद करवा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डिजिटली उसको अरेस्ट कर लिया। डिजिटली अरेस्ट कर लिया, उसको एक कमरे में बंद करवा दिया। अब वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो उसे जानकारी नहीं है कि हाँ मेरे साथ में गलत हो रहा है। इससे क्या होता है, जो विक्टिम है वो सीरियस क्राइम में, मतलब दिखाया जाता है कि वो किसी सीरियस क्राइम में फंसा था, मनी लॉन्ड्रिंग में है, ड्रग ट्रैफिकिंग में है, साइबर क्राइम में है। इस तरीके से यहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ में सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। और जो स्कैमर होता है, मैंने आपको बताया, फेक पुलिस स्टेशन का स्टूडियो इस्तेमाल कर सकता है, कोर्ट रूम इस्तेमाल कर सकता है, एयरपोर्ट का बैकग्राउंड दिखा सकता है वीडियो कॉल के माध्यम से। लेकिन उससे घबराना मत, वो सब फेक उसने बना रखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विक्टिम को कन्विंस कैसे किया जाए। जो फेक अरेस्ट वारंट होते हैं या जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है, एक विक्टिम को ऐसे जाल में फंसाया जाता है, और जो वॉइस है, लोगो, आईडी कार्ड, ये सब एआई से बना लिया जाता है। तो विक्टिम को फैमिली से अलग कर दिया जाता है और उसको एक कमरे में बंद करवा दिया जाता है, वीडियो कॉल के ऊपर में ही उसको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उसके बाद एक्सटॉर्शन शुरू होता है। ये जो स्कैमर हैं धीरे धीरे करके पैसों की डिमांड करते हैं कि अगर चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये पैसा दे दो, इस केस को हम बंद कर देंगे, या आपको अरेस्ट करने नहीं आएंगे आपके घर में, या फिर आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन ये पैसे दे दो। अब विक्टिम्स डर जाता है, सोचता है यार ये मामला जल्दी खत्म हो, डर के मारे पैनिक में आकर वो पैसा दे देता है। फिर उससे और पैसा ऐंठा जाता है धीरे धीरे उसी पर्टिकुलर तरीके से। देखा नहीं, 70 साल के बुजुर्ग आदमी, उनसे 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए इन लोगों ने। तो सही तो है, इन लोगों को अरेस्ट किया गया। ये जो 13 लोग अरेस्ट किए गए हैं रिसेंटली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा से अरेस्ट करे गए हैं, समझ रहे हैं। तो ये इन लोगों को अरेस्ट किया गया है अलग अलग जगहों से। इनमें से 9 लोग कॉन्विक्टेड थे, यानी 9 लोग ऐसे थे जो दोषी थे। इन्होंने अलग अलग बैंक पासवर्ड्स, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, ये सारे के सारी चीज़ें जब्त की हैं इन लोगों के पास से। ये पैसा ऐंठ रहे थे ऐसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम कर करके लोगों से, लोगों को डरा कर, धमका कर। अब वो लोग फंस रहे थे जिनको कोई लीगल नॉलेज है नहीं। वो डर रहे थे कि भाई पब्लिक में मेरी इमेज क्या रह जाएगी, कल पुलिस वाले आ गए घर पर तो, है ना, फालतू में। वो डर जाते हैं पहले, ये कोई नहीं आने वाला घर पे, क्योंकि ये सब फेक हैं। एआई का इस्तेमाल करके एक इंसान को डरा दिया जाता है, तो उसके माध्यम से ये जो इंसान है वो घर भाग कर पैसा दे देता है। ये इनके लिए फ़ायदा क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि हम कर क्या रहे हैं सर, फिर ऐसे केसेस को डील कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने I4C नाम का इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये I4C याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये सेंटर हम लोगों ने लॉन्च किया 2020 में। इसको लॉन्च किया जाता है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से, यानी गृह मंत्रालय की साइड से। इसका मेन पर्पज़ है कि हमारे देश के स्तर पे जितने भी साइबर क्राइम सेंटर हैं सबको मिलाया जाए, सब कोऑर्डिनेट करके वर्क करें। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है ये नोडल एजेंसी है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट एजेंसी जो साइबर क्राइम को रोकने की बात करती है। अलग अलग राज्यों, यूनियन टेरिटरीज को ये ट्रेन करती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। साइबर क्राइम जो बच्चों से या फिर महिलाओं से रिलेटेड है उसको हैंडल करती है। पैटर्न को समझता है कि किस तरीके से साइबर क्राइम करे जा रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। जो पुलिस, जुडिशरी, प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको भी मजबूत किया जाता है,
ठीक है, तो ये याद रखिए, I4C इनिशिएटिव को शुरू किया गया। I4C का मतलब यह है कि इंडिया, आई से हो गया इंडियन, 4C का मतलब क्या है, 4 Cs, एक सी से साइबर, दूसरे से क्राइम, तीसरे से कोऑर्डिनेशन, चौथे से सेंटर। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यहाँ पर शुरू करे गए, 2020 में लॉन्च करे गए, ताकि हम अपने देश में साइबर क्राइम को डील करने के लिए एक सेंटर बना सकें। बाकी ऐसा कुछ होता है आपके साथ में तो प्लीज़ ये सारे केसेस को रिपोर्ट करिए इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ये वो वेबसाइट है दोस्तों, cybercrime.government.in। इस पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ताकि ये जितने भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं इनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएं। नाउ चलिए, अब यहाँ पर आता है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी एक और भी मेंस क्वेश्चन आप लिखें। दो क्वेश्चन है, एक तो पहले क्वेश्चन दे दिया जुडिशरी वाले केस का, दूसरा मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये वाला, है ना। दो प्रश्न आपके पास में हो जाएंगे, चॉइस आपकी है, आप कोई सा भी प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वाला प्रश्न क्या बात करता है, जो डिजिटल स्कैम है जैसे डिजिटल अरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आज के समय पर इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आपने डिस्कस करना है कि भाई यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस फैलाने का कितना ज़्यादा बड़ा महत्व हो सकता है, और जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं लाइक I4C, वो किस तरीके से इस क्राइम को हैंडल कर सकते हैं। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है। सर लिखेंगे कैसे, तो इंट्रोडक्शन लिखना, इंट्रोडक्शन इस तरीके से आपने लिखना है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है वो बताना है, फिर आप यहाँ पर इस तरीके से अपने क्वेश्चन का बॉडी लिखेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ हो रहा है, जो आपसे पूछा गया है वो, अवेयरनेस का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है वो बताना है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का क्या रोल हो सकता है वो बताना है, लास्ट में कंक्लूजन आपने लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप इस पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अब ये वाला न्यूज़ आर्टिकल भी हमारा पेज नंबर 10 पर ही प्रेजेंट है। ये आप देख पाओगे, जिस आर्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं वो है INS निस्तार। हमने इसके बारे में पढ़ रखा है आज से 3 से 4 दिन पहले, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। तो निस्तार क्या है दोस्तों, भारत का पहला खुद का बनाया हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल। तो एक ऐसा जहाज़ जो समुद्र के अंदर, स्पेशली सबमरीन के पास में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, तो समुद्र के अंदर ये डाइविंग, जिसको बोलते हैं गोता लगाना, समुद्र के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर सकेगा। कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट होता है तो सबमरीन के साथ में, तो वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकेगा। इसके लिए हमने भारत का पहला जहाज़ बना लिया है जो खुद का बनाया हुआ है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल है, याद रखिएगा। इसको हम IDSV भी कई बार बोल देते हैं, लेकिन इस जहाज़ का नाम क्या है, इसका नाम है निस्तार। तो ये निस्तार तैयार हो चुका है और हमारी नेवी को सौंप दिया गया है। तो आप कहोगे सर नेवी को तो अभी कुछ समय पहले सौंप दिया गया था, तो ये आर्टिकल पुराना ही है, अभी चर्चाओं में है। कल ये यहाँ पर ये सारी सेरेमनी पूरी होती है, जिस वजह से ये चर्चाओं में आ गया है वापस से। हमने डिस्कशन बहुत पहले ही कर लिया था INS निस्तार का। तो पहला भारत का खुद का बनाया हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल, फिर से कह रहा हूँ, याद रखिए कि ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, परेशान मत होइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपको नोट बना कर दूंगा इसके, ये नोट आपके सामने प्रेजेंट है। आर्टिकल भी लगा दिया है, जैसे मैंने सारे न्यूज़ आर्टिकल लगाए, ये वाला आर्टिकल भी लगा दिया है। ये आपके नोट्स भी बन जाते हैं इस PDF के अंदर में। तो सुनिए क्या क्या मैटर है। निस्तार इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल, भारत की नेवी को सौंप दिया गया है। नाम इसका निस्तार दिया गया है। निस्तार वर्ड कहाँ से लिया गया, संस्कृत वर्ड से। इसका मतलब होता है लिबरेशन, रेस्क्यू या सेल्वेशन। ठीक है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के लिए तो हमने इसको लॉन्च किया है। इसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के अंदर में। 118 मीटर इसकी लेंथ है, याद मत रखिए। टोटल 10,000 टन्स वेट है, याद मत रखिए। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जानकारी हो। बस जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि इसमें 75% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स है। खुद हमारे देश का हमने सामान इसमें यूज़ किया है, खुद से इसको डेवलप किया है। इसकी कैपेबिलिटीज़, इसकी क्षमता क्या है, डाइविंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि हमने एडवांस डाइविंग इक्विपमेंट इसमें लगा रखे हैं। ठीक है, तो समुद्र के अंदर लगभग 300 मीटर्स तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, वहाँ पे सपोर्ट दे सकेगा। ठीक है, जो समुद्र के अंदर में जो कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू वेसल्स होते हैं उसको भी ये सपोर्ट कर सकेगा। उसके अलावा जो मॉनिटरिंग है वो भी कर सकेगा। कोई ऑपरेशन चल रहा है समुद्र की गहराई में, उसको मॉनिटर करना है तो वो भी ये कर सकेगा। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि समुद्र के नीचे स्पेशली कोई ऑपरेशन चलाना है, वो कैपेबिलिटीज़ इसके पास में प्रेजेंट है। स्पेशल रोल प्ले करने की कैपेबिलिटीज़ इसके पास में प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें डीप सी डाइविंग वाली जो कैपेबिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी INS निस्तार में दी गई हैं। ठीक है, अब ये खुद से बनाया गया तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ये प्रमोट करता है। बस ये जानकारी इसमें मेंशन की जा रही है, दैट्स इट। ठीक है, एग्जाम में सर क्या पूछ लेगा वो, हमारे इस आर्टिकल से कुछ नहीं पूछेगा, वो सीधा पूछेगा INS निस्तार न्यूज़ में था वो क्या है, तो ये है डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV, बस इतना पूछेगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, लिटरली कुछ नहीं पूछेगा। याद रखना, डाइविंग सपोर्ट वेसल,
समझ गए, क्योंकि ये पहला इस प्रकार का वेसल है। चलिए आगे आते हैं। नाउ अब आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। पेज नंबर 6 पर दोस्तों एडिटोरियल देखने को मिलेगा, केवल इकलौता एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल ये भी है जो इनकम इनइक्वालिटी इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा इसमें डेटा नहीं है एग्जाम के लिए, इसको स्किप कर सकते हैं। ये वाला आर्टिकल हमने कल ही डिस्कस किया है। आपको पता है कि भारत सरकार ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMDDKY बोलते हैं। इस स्कीम को यूनियन कैबिनेट की साइड से अप्रूवल दे दिया गया है। कल हमने समझा था कि इंडिया के अंदर में जो खेतों को सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग 36 प्रोग्राम या 36 स्कीम थी। उन सब 36 स्कीम को आपस में मर्ज करके एक बड़ी स्कीम हम लोगों ने बना दी है, नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसको अप्रूवल मिल चुका है, इसमें पैसा खर्च किया जाएगा ताकि हम अपने देश के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर सकें। उस पर ये एडिटोरियल लिखा गया है। कल हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, कल हमने दूसरा ही आर्टिकल ये वाला कवर किया था, शायद आपको याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा मैं अपडेट फिर से दूंगा। आज थोड़ा सा अपडेट ये सुन लीजिएगा और इस एडिटोरियल में अलग से कुछ पॉइंट ऐड करे गए हैं, वो भी सुन लीजिएगा। तो ये हमारा जो एडिटोरियल है किस चीज़ की बात करता है कि हाँ, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एक नई योजना को अप्रूवल मिल चुका है। ये हमारी केंद्र सरकार का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। हमारी जितनी छोटी छोटी स्कीम थी वो सारी की सारी स्कीम्स इसमें हम लोगों ने मर्ज कर दी हैं। ठीक है, तो या तो यहाँ पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, पहली बात इसका फुल फॉर्म याद रखना। दूसरा, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, याद रखना। अक्टूबर 2025 से ये शुरू होने वाली है योजना। इसमें 36 अलग अलग जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में योजनाएं होती थी वो सारी की सारी योजनाएं इसमें मर्ज कर दी गई हैं और एक सेपरेट योजना बना दी गई है। इसका बजट है 24,000 करोड़ रुपए एक साल का, और आने वाले 6 साल के लिए यहाँ पर ये लगातार इसी तरीके से हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। सबसे पहले 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना जाएगा जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, वहाँ पर हम लोग काम करने वाले हैं, फार्मर्स को सपोर्ट करने वाले हैं, लोन प्रोवाइड करवाने वाले हैं और फसलों के लिए वर्क करने वाले हैं। ये किस मॉडल पे काम करेगा? नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उस मॉडल पे काम करेगा, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को आगे लेकर आना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर उसी मॉडल पे ये काम करने वाला है PMDDKY, क्योंकि इसका भी मेन पर्पज़ क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी मेन पर्पज़ है कि वो वाले रीजन्स को देखना जहाँ जहाँ पर फसल को लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन रीजन्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा ग्रो करना। ठीक है, और मैंने आपको बताया इसमें 36 अलग अलग स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है। और वो कौन कौन सी स्कीम है? इसमें से कुछ स्कीम ये भी हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अलग थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब अब एक में मर्ज हो चुकी हैं, जो केवल प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के नाम से यहाँ पर जानी जाएगी। ठीक है, या धन धान्य कृषि योजना जो भी है इसके नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि इस आर्टिकल में क्यों क्या लिखा गया है? ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था, योजना के बारे में तो कल पढ़ लिया था। एडिटोरियल तो वो होता है जहाँ पर एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि भाई इस योजना में ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, ये सब चीज़ें बताता है। तो इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि हमने योजना तो बना ली, लेकिन योजना बनाने के साथ साथ हमें फोकस करना चाहिए था अपनी खेतों पे ज़्यादा स्पेंडिंग कर सकें, ज़्यादा खर्चा कर सकें। पब्लिक स्पेंडिंग आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में गिर रही है, सरकार को पब्लिक स्पेंडिंग पे फोकस करना चाहिए था। ये बात इस आर्टिकल में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक सहारा लेकर बताई जा रही है। ये कहते हैं 2021-22 में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में केंद्र सरकार ने 3.53% के हिसाब से स्पेंडिंग करी थी, खर्च किया था, और ये खर्चा धीरे धीरे कम होता चला गया साल ब साल। 2025-26 में ये 2.51% हो गया। तो आप केवल और केवल 36 प्रोग्राम को एक प्रोग्राम के अंदर में लेकर आ जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कम होती रहेगी तो वो हेल्पफुल नहीं है। तो राइटर यही कहते हैं कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। समझ गए ना? तो इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। उसके अलावा क्योंकि भारत के अंदर में सभी स्कीम को एक साथ एक ग्रुप में मर्ज कर देना सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग जगहों के हिसाब से उनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो उसके हिसाब से हमारा पहला वाला प्रोग्राम सही था। अब चलो, अब इस प्रोग्राम को आप लेकर आ भी गए हो तो एग्रीकल्चर स्पेंडिंग पे ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर पे खर्चा जो सरकार कर रही है वो साल ब साल कम होता चले जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। दूसरा, यहाँ पर इस आर्टिकल में सजेशन दिया जा रहा है कि भाई जितनी भी राज्य सरकार हैं उनको इसमें शामिल करना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को शामिल करना, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल होने चाहिए।
तभी जाकर हम इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की जो हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव है, लेकिन ये सक्सेस जो है ये डिपेंड करती है कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में फंडिंग किस तरीके से करेंगे। ये डिपेंड करेगा क्या आप लोकल रीजन में ये सारे के सारे काम करने वाले हैं, या लोकल एरियाज़ में जो पहले सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट आगे भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना अति आवश्यक है। बस ये चीज़ इस आर्टिकल में बोली जा रही है, जिसके आधार पे आप एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और चॉइस है, तो 3 मेंस के क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं इस सेशन में। तीनों में चॉइस है, तीनों में से कोई सा भी एक अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये प्रश्न क्या बात करता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सरकार के एफर्ट्स को दर्शाता है कि सरकार एग्रीकल्चर में सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करके सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे तो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट वैसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आधार पर आपके क्या विचार हैं, 15 मार्क्स में लिखना है, 250 शब्दों में, हिंदी में भी दिया गया है। वीडियो पॉज करें, अच्छे से पढ़ें, सबमिट करें जाकर अपना आंसर लिखने के बाद। चलिए, ये भी यहाँ पर आर्टिकल समाप्त हो चुका है, और इसी आर्टिकल के साथ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस भी हमारा समाप्त हो चुका है। कहोगे सर कल एक आर्टिकल रह गया था, वो था स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, सॉरी अभियान नहीं, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, जो अभी यहाँ पर रिसेंट नया रिपोर्ट आया है, वो आपने नहीं पढ़ाया। क्या आप आज भी नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, हम पढ़ा चुके हैं सुबह वाले वीडियो में। तो आप एक काम कर सकते हैं, सुबह वाले वीडियो में शायद नहीं पढ़ाया है, ठीक है, सुबह वाले लेक्चर में उसको नहीं कवर करवाया है, लेकिन जो कल वाला सेशन अपलोड होगा, कल हमारा कह सकते हैं संडे है, और आपको पता है कि संडे में जो आर्टिकल्स वगैरह कम होते हैं, तो संडे में सेशन भी आपको जल्दी मिलता है। तो इस सप्ताह हमारे 2 आर्टिकल्स पेंडिंग है, ये आप लोगों को पता होगा। कौन सा? एक तो कैट बॉन्ड्स पेंडिंग है, ये मुझे याद है, बहुत सारे लोग मुझे आज भी रिमाइंड करवाते हैं। तो कल हम कैट बॉन्ड भी डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा यहाँ पे जो हमारा ये कह सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण है, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि अहमदाबाद टॉपर है, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कल ये 2 आर्टिकल जो आपके इस सप्ताह के पेंडिंग पड़े हैं, कल ये कवर हो जाएंगे, और जो कल के न्यूज़ आर्टिकल होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। कल का सेशन वैसे भी जल्दी अपलोड होता है, ये आप लोगों को पता होगा। कल संडे है, और हम थोड़ा सा संडे में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स को भी फोकस में लेकर आते हैं। ठीक है, तो सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। परेशान मत होइए, न्यूज़पेपर से जितना था ये कंटेंट वो सब पढ़ा दिया गया है। आज का बस इतना ही पढ़कर चलना है, जो रोज़ पढ़ा रहा हूँ इतना ध्यान में रखिए। मॉर्निंग में एक और वीडियो अपलोड हो रहा है, उसमें प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे फैक्ट भी डिस्कस करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।